हिंदी व्याकरण करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में आज अपना जो टॉपिक होगा वो होगा समास। तो देखिए समास, समास हमने पहले भी पढ़ा है और आज हम थोड़ा सा उसका विस्तार रूप पढ़ेंगे। समास, समास अगर हम इसको छोटा करके देखते हैं तो सम, सम मतलब बराबर। अब देखो समास क्या होता है। सबसे पहले हमें समास में हमेशा 3 चीजों का ध्यान रखना है। समास में हमेशा 3 चीजों का, 3 बातें ऐसी होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले समास किसे कहते हैं, सेकंड इसका समस्त पद क्या कहलाता है। समास में एक समस्त पद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, और तीसरा हम समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है। इन तीनों को जब हम समझ लेंगे तो हमें समास को कंटिन्यू रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो मैंने सबसे पहले बताया कि समास जो है वो तीन बातें हमें समास में ध्यान रखनी है। पहला है समस्त समास। समास किसे कहते हैं? तो जब भी अपन 2 या 2 शब्दों के अर्थ को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाते हैं। सार्थक, सार्थक का मतलब क्या होता है? जो अर्थ से निकलता हो, अर्थात उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिला करके जब एक नया अर्थ निकल जाता है तो उसे हम समास कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बोला कि समस्त पद क्या होता है। समस्त पद, समस्त पद मतलब जब हम समास करते हैं उसके बाद वो पूर्ण रूप से हम उस शब्द को बना लेते हैं तो वह समस्त पद कहलाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे समास विग्रह। समास विग्रह, यहाँ देखो एक वर्ड आया है विग्रह। विग्रह का मतलब होता है अलग होना, अलग कर देना, है ना। तो यहाँ पे हो गया विग्रह। तो सबसे पहले जो समास पढ़ते हैं तो समास का मतलब होता है 2 शब्दों को मिलाकर के जब उसका कोई अर्थ निकलता है तो वह समास बनता है। जैसे गंगा जल, तो गंगा का जल, ठीक है। अब यहाँ पे आया समस्त पद। समस्त पद का मतलब क्या है? जब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा गंगा जल, अर्थात क्या लिखा हमने? गंगा का जल। अब ये देखिए गंगा का जल, ये तो हो गया समास। और समास का जो हम समस्त पद में करेंगे, समस्त मतलब संक्षिप्त, एक रूप बना लेना। जब हम इसको संक्षिप्त करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा? गंगा जल। क्लियर? अब आगे देखिए समास विग्रह। विग्रह का अर्थ मैंने यहाँ पे क्या बताया? अलग होना। अलग होने का मतलब क्या होता है? अलग होना, जैसे ये अभी यहाँ पे अपन ने अलग कर दिया गंगा का जल, फिर बन गया ये गंगा जल। तो ये हो गई समास की 3 बातें जो हमें ध्यान रखनी है। पहला, समास किसे कहते हैं? 2 या 2 शब्दों से अधिक को मिला करके जो अर्थ आता है, सार्थक अर्थ, जिसका कोई मतलब होता है, ठीक है, वो समास कहलाता है। फिर हमने पढ़ा समस्त पद। और समस्त पद का मतलब क्या होता है? जब हम वाक्य को पूर्ण कर लेते हैं, संक्षिप्त कर लेते हैं। और समास विग्रह, विग्रह माने अलग होना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया गंगा का जल। तो ये हो गए हमारे तीनों। अब देखिए, अब हमारा क्या पॉइंट आता है कि समास जो है वो उसके कितने भेद होते हैं, अर्थात कितने प्रकार होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। समास के 6 भेद होते हैं। पहला जो होता है वो होता है अवयवी भाव। पहला क्या होता है? अवयवी भाव समास। यहाँ पे देखो 6 समास है। 6 समास में पहला कौन सा है? अवयवी भाव समास। अब दूसरा हम देखेंगे तो दूसरा हमारा क्या है? तत्पुरुष समास, ठीक है। दूसरा हमारा है तत्पुरुष समास। तीसरा द्विगु समास। और चौथा द्विगु समास। चौथा हमारा है द्वंद्व समास। और 5वां हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। और 6वां नंबर क्या है हमारा? बहुव्रीहि समास। देखो हम हमेशा समास पढ़ते हैं
और हमेशा हम समास में क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कहीं कहीं पे, जैसे द्वंद्व समास और द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास, इन चारों समास में हमें हमेशा कंफ्यूजन होता है, एक दूसरे के एग्जाम्पल जो है वो मिल जाते हैं। पर ये जो समास है ये वैसे देखे तो नाम से ही इनकी सार्थकता हो रही है। जब हम समास पढ़ रहे हैं तो हमें नाम से पता लग जाता है कि इसका क्या अर्थ निकल रहा है। पर अब यहाँ पर हम जो है संक्षेप रूप में समास पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे देखो, समझ में आ रहा है ना सबको? तो देखो, पहला अव्ययी भाव समास, अव्ययी, अव्ययी इसका मतलब क्या हुआ? अव्यय। अव्ययी का मतलब क्या हुआ? अव्यय। और अव्यय क्या होते हैं? अब अव्यय जैसे इंग्लिश में आप हमेशा पढ़ते हो हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, है ना, किसी भी सेंटेंस के बीच में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वैसे ही हिंदी में जो अव्यय होते हैं वो सहायकार्थ शब्द होते हैं। सहायकार शब्द मतलब हमारी हेल्प करते हैं। वो कैसे करते हैं? जब हम कोई वाक्य बना लेते हैं और उस वाक्य के बीच में हम अव्यय को लगा देते हैं तो उस वाक्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अव्यय जो है वो सिर्फ अपना एक हेल्प करता है वाक्य को। क्लियर? अब अव्यय में जैसे अपन कई बार क्या करते हैं, उपसर्ग पढ़ते हैं। उपसर्ग में अपन क्या करते हैं, शब्द के जो आगे लगते हैं वह उपसर्ग होते हैं। उप हो गया, अनु हो गया, परि हो गया, प्रति हो गया, ऐसे अपन उपसर्ग करते हैं। वैसे ही अव्ययी भाव समास है, उसमें हम लोग ऐसे ही अव्यय समास करते हैं। जैसे देखो, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे समास में कि हम संधि करते हैं। संधि में हमेशा वर्णों का मेल होता है। किसका मेल होता है? वर्णों का। ठीक है? और समास में हमारे किसका मेल होता है? शब्दों का। देखो, जब हम संधि करते हैं तो उसमें एक चिन्ह आता है प्लस, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? धन बोलते हैं, है ना। तो एक चिन्ह आता है प्लस। यहाँ पर जब हम समास में विग्रह करेंगे तो इसके दो पद होते हैं। एक तो होता है पूर्व पद, जिसे हम पहला पद भी बोल सकते हैं। सेकंड होता है उत्तर पद या उत्तम पद, जिसे हम दूसरा पद भी बोल सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो प्लस अर्थात धन से पहले होता है उसे पूर्व पद कहते हैं और धन के जो बाद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। ठीक है? समझ में आया? क्लियर? अब देखो, अब पढ़ेंगे हम अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का मतलब क्या है? अव्ययी भाव, देखो सीधा नाम से सार्थक हो रहा है, जिसमें अव्यय का भाव हो वह अव्ययी समास होता है। अब देखो, जैसे मैंने बताया उपसर्ग अपन करते हैं वैसे ही अव्यय होता है। अव्यय में देखो, सबसे पहले जैसे मैंने लिखा यहाँ प्रतिगमन। प्रतिगमन, गमन माने जाना और प्रति माने की ओर जाना। तो यहाँ पे पूर्व पद जो है वो प्रधान हो गया, किसी रास्ते की ओर जाना, गम धातु जाने के अर्थ में, तो प्रतिगमन हो गया। ठीक है? क्लियर? उसके बाद में उपहास, किसी पे हंसना, है ना, ये भी एक क्रिया हो गई। जैसे प्रतिक्रिया, किसी के प्रतिक्रिया करना। ठीक है? क्लियर? उसके बाद में जैसे अपन लिखेंगे यथाशक्ति। यथाशक्ति, इसका क्या मीन्स हुआ? यथा मतलब अनुसार और शक्ति शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पे जो आपका पूर्व पद है वो प्रधान हो गया और द्वितीय पद जो है वो गौण हो गया। तो इस प्रकार से जैसे कई बार अपन बोलते हैं कि एक 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 एक। अब ये तो हो गया समास, एक एक। अब समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना। तो इसको अपन क्या बना देंगे? प्रत्यय। ठीक है? अत्यधिक, देखो अत्यधिक। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है आपको, हमेशा समास में कहीं कहीं पर संधि होती है। जैसे यहाँ पे देखो संधि हुई ना, अति प्लस अधिक, प्रति प्लस एक, दोनों में संधि हो रही है। अब संधि हो रही है, हम तो समास कर रहे हैं, संधि कैसे हो रही है? तो ये समास का नियम होता है कि जहां संधि होती है वहां हम संधि का प्रयोग करके शब्द को बना सकते हैं। तो अव्ययी भाव आप लोगों को समझ में आ गया। सेकंड हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। देखो, तत्पुरुष समास का क्या मीन्स होता है? तत्पुरुष समास का मतलब ये होता है कि इसमें हमेशा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हम तत्पुरुष समास यहाँ पर समझेंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है। देखो, तत्पुरुष समास, इसका मतलब हुआ कि विभक्ति का प्रयोग होता है।
तत्पुरुष समास में हमेशा विभक्ति का प्रयोग होता है। विभक्ति कौन सी होती है? आपने हमेशा कारक टेबल पढ़ी है ना, कारक टेबल। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, अधिकरण में, पे, पर, संबंध का, के, की, रा, रे, री, है ना। हमने कारक हमेशा पढ़े हैं। तो कारक में क्या होता है कि जो कर्ता कारक होता है, कौन सा कारक? कर्ता कारक। ये कर्ता कारक जो है ये प्राधिपदिक अर्थ में होता है, मतलब कर्ता स्वयं ही अपना कार्य करता है, तो इसमें विभक्ति नहीं होती। अब जितने भी तत्पुरुष समास करेंगे हम, उनमें विभक्तियों का प्रयोग होगा, पर जब हम उसको संक्षिप्त कर देंगे तब विभक्तियों का लोप हो जाएगा। लोप का मतलब क्या होता है? गौण होना, छिप जाना, है ना, समाप्त हो जाना। लोप का मतलब समाप्त हो जाना या छिप जाना, वो दिखना नहीं, वो होता है लोप। जैसे देखो यहाँ पे तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण अपन लेते हैं। जैसे ये देखिए, राजा का पुरुष अर्थात सैनिक, है ना, राजा का पुरुष, ये तो हो गया हमारा समास। क्या हो गया? राजा का पुरुष। अब इस राजा का पुरुष को जब हम संक्षिप्त करेंगे तो ये बन जाएगा राजपुरुष। ठीक है, तो ये बन गया हमारा समास। सेकंड हम करेंगे, जैसे विद्यालय। अब देखिए, विद्या प्लस आल्य, आल्य का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर हम संधि करते हैं, दीर्घ संधि बनती है तो आल्य, आल्य माने घर। विद्या प्लस आल्य, आल्य का मतलब स्थान या घर, तो विद्या का घर। अब आप ये ध्यान रखना, यहाँ पे पहले कारक चिन्ह आ रहा है। कारक चिन्ह ये देखो, का, राजा का घर, पुरुष, राजपुरुष। अब अगर हम और करते हैं, राजा का ग्रह तो राजग्रह। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम तत्पुरुष समास में देखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? कारक का प्रयोग होता है हर में। जैसे देखो, अभी आप बना लो पाठशाला, तो क्या हो गया? पढ़ने की शाला, पाठशाला। आप बनाओगे यहाँ पे औषधालय, जहाँ पे देखा जाता है रोगी को। ठीक है, तो ये संधि आ गई औषधालय, औषधि का आल्य। ठीक है, यहाँ पे का चिन्ह आ गया। हम बनाते हैं रोग मुक्त, क्या बनाते हैं हम यहाँ पे? रोग मुक्त। इसका अगर हम विभक्ति लगाएं तो रोग से मुक्त। ठीक है, तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति आ गई। कौन सी विभक्ति आ गई? यहाँ पे षष्ठी विभक्ति आ गई, रोग से मुक्त, रोग मुक्त। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास में हमेशा याद रखना है कि विभक्ति का लोप होता है और कारक की टेबल को याद जरूर करना होता है इसमें। थर्ड हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास, इस समास के अंदर क्या होता है? द्विगु समास के अंदर हमेशा संख्यावाची संख्या का प्रयोग होता है। द्विगु समास में किसका प्रयोग होता है? संख्यावाची का। संख्यावाची कैसे? जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा यहाँ चार, हिंदी में लिखा पहले समास, चार रास्तों का समूह है। अब चार रास्ता का समूह को हम क्या बोलते हैं? चौराहा। क्या बोलते हैं? चौराहा। ठीक है, खाट, चार पाई, जिसे तत्सम में बोलते हैं चार पाई को खाट, है ना, तो चार पाई, तो चार पैरों वाली। ठीक है, फिर हमने लिखा पंचवटी, पांचवटी। पंचवटी जहाँ पे सीता, राम और सीता रहे थे, है ना, पांच वटों का समूह पंचवटी। नव ग्रह, नौ ग्रह। ठीक है, नव रात्रि अर्थात नौ रात्रि। तो इस प्रकार से जहां पर भी पहले वर्ण में या पहले शब्द में, पहले पद के अंदर जब संख्यावाची शब्द आएगा तो वहां पर हमें याद रखना है कि ये संख्यावाची शब्द आ रहे हैं। देखो, चौराहा चार, चार पाई चार, पंचवटी पांच, नवग्रह नौ, नवरात्र नौ। इस प्रकार से द्विगु समास को हम पहचान सकते हैं। अब अगला हमारा आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व, देखो नाम देखो, द्वंद्व, द में व है, फिर द में व है ना, द में व और द में व। अब देखो, जितना भी हम देख रहे हैं उनमें से इस नाम में ऐसे लग रहा है कि ये आपस में झगड़ा कर रही है। देख रहे हो, द्वंद्व, द में व, फिर द में व। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ही ये होता है, मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को
उसके नाम से ही सार्थकता हो गई है समास में। देखो द्वंद, द में व, द में व, द्वंद का मतलब लड़ाई झगड़ा। यहाँ पर वो लड़ाई झगड़ा नहीं है, यहाँ का मतलब है अपने आप को महत्व देना, मतलब जितना स्थान आपका है उतना ही स्थान मेरा है, अपने आप को महत्वता देना द्वंद समास है। तो जब अपने आप को महत्वता दी जाती है, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कई बच्चे क्या करते हैं, इसमें योजक चिन्ह देकर के इसको द्वंद समास लिख देते हैं, पर नहीं, कहीं पर ऐसा होता है कि योजक चिन्ह आता ही नहीं है, और जब योजक चिन्ह नहीं आएगा तो इसका मतलब वो द्वंद समास नहीं। ये जरूरी नहीं है कि आप योजक चिन्ह से द्वंद समास की पहचान करो। द्वंद समास की जो पहचान होती है वो और से पहचान होती है। किससे पहचान होती है? और से। जैसे देखो माता पिता, तो माता अपने आप में श्रेष्ठ है और पिता अपने आप में श्रेष्ठ है, दोनों श्रेष्ठ होते हैं। तो हम क्या करते हैं, माता पिता। यहाँ पे संस्कृत में भी यही रूल होता है, बस च का प्रयोग होता है, च माने और, तो माता और पिता। दिन रात, दिन रात, तो क्या बन गया, दिवारात्रि भी बोलते हैं इसको, और दिन और रात भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने लिखा यहाँ पे राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, यहाँ पे हमें और लगा देना चाहिए ताकि इसकी पहचान हो जाए, माता और पिता, माता और पिता, ये हो गया आपका द्वंद समास। ठीक है, दिन और रात में भी हम क्या करेंगे, और का प्रयोग करेंगे, दिन और रात, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, लक्ष्मण। कई बार क्या होता है, घर में भाई बहन लड़ाई करते हैं, कोई भी चीज आती है तो ये मेरी है ना, भाई बहन भी लड़ाई करते हैं, तो भाई बहन भी द्वंद समास हो गया। भाई और बहन में झगड़ा होता है आपस में, वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा, चाहे छोटा होगा तो भी वो बड़ा हुआ। तो यहाँ पर भी वही चीज है, भाई बहन, तो ये भी देखो द्वंद समास ही हो है, भाई और बहन। ठीक है, ये हो गया द्वंद समास। उसके बाद में हम करेंगे कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ये दोनों समास जो होते हैं ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, और क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लगता है जो एग्जाम्पल उदाहरण कर्मधारय समास में आए हैं वही उदाहरण बहुव्रीहि समास में आए हैं, पर ऐसा नहीं होता। और क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके कुछ नियम होते हैं और उन नियमों से हमें पहचान में आ जाता है कि ये कर्मधारय समास है और ये बहुव्रीहि समास है। अब देखो कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है कि उपमान और उपमेय, इन दो चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तभी ये राइट होता है। विशेषण और विशेषण, देखो ये दो चीजें हैं, एक हो गया उपमान उपमेय, दूसरा हो गया विशेषण और विशेषण। अब उपमान और उपमेय, उपमान का मतलब क्या होता है, उपमा देना, उपमेय किसी से उपमा करना। जैसे कई बार कहते हैं ना, कोई सीधा बंदा होता है उसको कहते हैं कि ये तो नीरी गाय है, गाय का मतलब गाय सीधी होती है तो वो बहुत सीधा है, उसी प्रकार से उसके गाय की तरह। जैसे कई बार कह देते अपन मृग नयनी, आंखें बहुत सुंदर होती है, बड़ी बड़ी आंखें होती है, तो अपन क्या कहते हैं मृग नयनी, इसकी आंखें हिरण जैसी है, तो हिरण की उसकी उपमा दे दी। विशेषण विशेष है, जैसे कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है, तो मीठी कोयल की आवाज मीठी हुई तो वो विशेष, इसमें विशेषता हो गई। कोई बहुत सुंदर है, कोई किसी का रंग दूध जैसा सफेद है, कई बार कहते हैं ना ये तो दूध से भी ज्यादा गोरी है, तो गोरी मतलब यहाँ पे वो चीज क्या होगी, विशेषण और विशेष हो गई। तो हमें कर्मधारय समास में इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कर्मधारय समास में किस प्रकार से हम लोग उपमान उपमेय और विशेषण विशेषण का प्रयोग करते हैं। अब जैसे देखो एक आता है अंधकूप, अब अंधकूप इसका क्या मतलब हुआ, अंधा है जो कुआं, ठीक है, अंधा है जो कूप, तो यहाँ पे अंधकूप, तो ये एक तरीके से उपमान उपमेय विशेषण विशेषण में आ गया। तो यहाँ पे
कर्मधारय समास का प्रयोग हो गया। जैसे अपन कहते हैं कई बार इसकी बुद्धि बहुत खराब है ना, इसकी बुद्धि अच्छे से नहीं चलती, ये बुरे काम करता है, तो ये क्या है, कुबुद्धि वाला, अर्थात बुरी बुद्धि वाला। तो यहाँ पे उसकी बुद्धि की चाहे आप विशेषता मान लो, चाहे आप तुलना कर लो, चाहे आप उपमान उपमेय में मान लो, तो कुबुद्धि अर्थात बुरी बुद्धि वाला। फिर उसके बाद में जैसे देखो कई बार अपन कहते हैं दही बड़ा, दही बड़ा। अब ये दही बड़ा, इसका क्या मतलब होता है, दही में डूबा हुआ बड़ा, और इसको हमने क्या बना दिया, दही बड़ा। अब यहाँ पे दही और बड़ा, बड़े की क्या विशेषता है, वो दही में डूबा हुआ है, इसलिए वो क्या हो गया, दही बड़ा। नहीं तो हम अलग अलग लेते तो क्या बनता, दही अलग होता और बड़ा अलग होता, परंतु यहाँ पे विशेषता बना दी है। उसके बाद में जैसे देखो महापुरुष, तो महापुरुष का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज होते हो है ना कि मैम यहाँ तो बहुब्रीहि समास होता है, पर नहीं, यहाँ पे बताया कि महापुरुष अर्थात महान है जो पुरुष। अब किसी की भी विशेषता बताई जा सकती है यहाँ पे, है ना, कि कोई व्यक्ति महापुरुष है तो उसको कह देंगे कि ये महापुरुष, जैसे हम विवेकानंद जी को कहते हैं महापुरुष है, तो उस प्रकार से ये इसकी विशेषता हो गई। उसके बाद में जैसे देखो प्रधानाध्यापक, अब प्रधानाध्यापक देखो इसको, प्रधानाध्यापक अर्थात जो अध्यापकों में प्रधान है, वो कौन होता है, प्रधानाध्यापक। अध्यापक में जो प्रधान है वो हो गया प्रधानाध्यापक। तो ये इसकी हो गई विशेषता, प्रधानाध्यापक, ये क्या है, अध्यापकों में प्रधान है। इसी प्रकार से जैसे नील गगन, नील गगन अर्थात क्या मतलब होता है, नील गगन, नीला है जो गगन। अब नीला है गगन, तो यहाँ पर गगन की विशेषता बता दी गई कि गगन क्या है, नीला है, तो नील गगन। तो इस प्रकार से हम लोग इसको पहचान सकते हैं। अब देखो ये तो सारे हो गए हमारे विशेषण और विशेषण में, ठीक है, ये इसकी विशेषता हो गई कि दही में डूबा हुआ है, ये भी हम इसकी विशेषता मानते हैं कि वो बुरी बुद्धि वाला है, ये उसकी विशेषता मानते हैं अंधपुरुष, ये विशेषता हो गई महान पुरुष है। पर कुछ जो है उपमान और उपमेय में भी आती हैं, जैसे देखो कमल नयन, कमल नयन अर्थात क्या हुआ इसका, जिसके नयन, नयन मतलब चक्षु, आंखें, जिसकी आंखें या चक्षु लोचन कमल जैसे हैं, वो कौन है, कमल नयन। ऐसे तो हम यहाँ पे विष्णु को भी कमल नयन कहते हैं, पर यहाँ पर आंखों की विशेषता बताई गई कि आंख जो है वो कमल जैसी है, बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर सी आंखें हैं। तो यहाँ पे उपमान और उपमेय आ गया, तो यहाँ कमल नयन हो गया। उसके बाद में जैसे देखो क्रोधाग्नि, किसी किसी को ज्यादा गुस्सा आता है ना, क्रोधाग्नि, तो क्रोध की अग्नि में जो जल रहा है वो हो गया क्रोधा अग्नि। तो यहाँ पे भी एक तरीके से उपमा और उपमान का प्रयोग किया गया है, क्रोधा अग्नि। उसके बाद में घनश्याम, घनश्याम, इस घन के समान श्याम, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बादल है वो श्याम के अनुसार है। अगर यहाँ हम घनश्याम का बहुव्रीहि में लेते हैं तो कृष्णा हो जाता है ना, और यहाँ पे हम कर्मधारय समास करा रहे हैं, तो यहाँ बादलों की विशेषता बताई गई है कि बादल जो है वो श्याम है, श्याम मतलब काला है ना, घुमड़ घुमड़ के जो बादल आते हैं उनको घनश्याम बोलते हैं ना, घन। तो यहाँ पे उपमान और उपमेय का प्रयोग किया हमने, और जब उपमान और उपमेय का प्रयोग जहाँ पे हुआ वहां पे हो गया हमारा घनश्याम और कर्मधारय समास। अब इसके बाद में हम करेंगे, अभी इसमें देखो जैसे एक दो एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं हम। चरण कमल, क्या हुआ, जिसके कमल के समान चरण है ना, जिसके कमल के समान चरण है वो कौन हो गया। तो यहाँ पे हम तीसरा अर्थ तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हम कर्मधारय समास कर रहे हैं। यहाँ तो हम विशेषता उपमान उसमें ले रहे हैं, विशेषण विशेषता को बता रहे हैं। चरण कमल, तो यहाँ पे कमल जिसके चरण जो है वो कमल के समान है, तो ये हो गया हमारा चरण कमल। उसके बाद में जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमुखी जिसका मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान है, वह हो गया हमारा चंद्रमुखी। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्मधारय समास में हमेशा अपने मस्तिष्क में ये बात डाल के रखो कि हमें देखना है कि किसकी तो प्रशंसा हो रही है,
किसकी विशेषता बताई जा रही है, किसकी किससे तुलना की जा रही है उपमान उपमेय में, तो वहां पर हमारे हो जाएगा कर्मधारय समास। अब हम लास्ट पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का मतलब क्या होता है, देखो इस समास के अंदर एक विशेषता होती है, और वो विशेषता क्या होती है, हम यहाँ पे करते हैं बहुव्रीहि समास। देखिए बहुव्रीहि समास सबको समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। बहुव्रीहि समास, यहाँ पे कोई भी पद प्रधान नहीं होता। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिए थे कि दो पद होते हैं, एक पहला होता है एक दूसरा होता है, जिसे पूर्व और उत्तर भी कहते हैं हम, है ना, ये पहले क्लियर हो चुकी थी बात हमारी। तो यहाँ पे कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता, ना तो पूर्व पद का मतलब पहला पद, और ना उत्तर पद का मतलब दूसरा पद, तो कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसके अंदर हमेशा कोई तीसरा अर्थ निकलता है। तीसरा अर्थ निकलता है मतलब जब हम समास करेंगे तो समास के बाद में उसका कोई थर्ड अर्थ निकलेगा। जैसे देखो हिंदी में लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, उदर माने पेट, है ना, लंबा है जिसका उदर। अब इसको अगर अपन जोड़ लेते हैं, ये तो हो गया हमारा समास। जब हम इसको संक्षिप्त कर लेंगे तो देखो लंबा और उदर, इन दोनों को जब अपन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, लंबोदर। क्या बनेगा, लंबोदर। और लंबोदर हम किसे कहते हैं, गणेश जी को, लंबोदर गणेश जी, है ना। तो ये तीसरा अर्थ निकल गया, लंबा है जिसका उदर वो लंबोदर होता है, और लंबोदर का तीसरा अर्थ अर्थात गणेश होता है। और जैसे तीन है जिसकी आंखें, तीन है जिसकी आंखें, ये समास हो गया है ना। तीन है जिसकी आंखें, या आंख ले लो, आंखें, है ना, तीन है जिसकी आंखें। अब तीन आंखें किसकी होती है, पहले तो देखो इसको बनाओ, तीन है जिसकी आंखें, आंख माने नेत्र, तो ये क्या बन गया हमारा, त्रिनेत्र। और त्रिनेत्र का मतलब क्या होता है, किसकी होती है तीन आंखें, शिव, भगवान शंकर की, तो यहाँ हो गया शिव जी, ठीक है। तीन है जिसकी आंखें शिव। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे कि बहुव्रीहि समास में हमेशा ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें हमेशा तीसरा पद प्रधान होता है। देखो कई बार क्या कहते हैं, इसका कान फटा हुआ है, देखो कई बार है ना, देखते हैं अपन किसी मतलब ऐसे बंदे को देख लेते हैं तो कहते हैं देखो इसका कान फटा हुआ है। अब कान फटा हुआ है तो हमेशा तो उसको, कई बार क्या होता है लोग उसकी अतियुक्ति करने लग जाते हैं, उसका नाम निकाल देते हैं कि ये कान से फटा हुआ है ना, तो इसको बोल देंगे हम कन फटा। क्या बोल देंगे, कन फटा। अब इसका तीसरा अर्थ निकल गया, कान फटा हुआ है, पर कान फटे हुए का तीसरा अर्थ क्या निकल गया, कन फटा। अब देखो गज जैसे आनंद, अब किसके होते हैं गज जैसे आनंद, अगर हम कहें तो गणेश जी के होते हैं ना गज जैसे आनंद, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, गजानन, गजानन। इस प्रकार से गजानन बन गया। अब कई बार क्या होता है, झड़ जाते हैं जो पत्ते, झड़ जाते हैं जो पत्ते। अब कौन सा झड़ जाते हैं पत्ते, तो देखो पत्ते और झड़ अपने आप समझ में आ रहा है कि कौन सी कब झड़ जाता है और हम उसको क्या बोल जाते हैं। तो झड़ जाते हैं उसको पत्ते, तो इसको हम क्या करते हैं, एक नाम दे देते हैं, और वो तीसरा नाम क्या हो जाता है इसका, पतझड़। कितना नाम हो जाता है उसका, कैसे, पतझड़। अब इसके बाद में देखो नीलकंठ, कौन है नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, और नीला कंठ किसका है, शिव जी का, नीला है जिसका कंठ, नीला जिसका कंठ है वो कौन होते हैं, शिव होते हैं। तो तीसरा अर्थ निकल गया। समझ में आ रही है ना बात कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है। कर्मधारय समास में उपमान और उपमेय को लेते हैं, विशेषण और विशेष्य को लेते हैं, और बहुव्रीहि समास में वैसा नहीं होता। बहुव्रीहि समास में हम लोग क्या करते हैं, तीसरा अर्थ निकाल देते हैं, है ना, तो वहां पे बहुव्रीहि समास हो जाता है। और इन दोनों में अंतर करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे देखो हम लिखते हैं कमल नयन, मैंने पहले भी बताया था ये एग्जाम्पल आपको कि कमल नयन, जिसके नयन कमल जैसे हैं।
अब यहाँ पे मैंने पहले बोला था कि यहाँ पे दो अर्थ निकल रहे हैं। जैसे भगवान विष्णु के कमल, जैसे राम जी विष्णु जी एक ही अवतार एक ही रूप होता है तो उनके होते हैं, परंतु यहाँ देखो आंखों की जो है वो विशेषता बताई गई है, सुंदरता बताई गई है। और जहां पर भी विशेषण और विशेष्य का प्रयोग कर दिया जाता है वहां पर क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है, कर्मधारी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कर्मधारय समास। इसके बाद में अब देखो निशास्त्र, यहाँ पे कर्मधारय समास हो गया। इसके बाद में देखो महात्मा, हमने एक पढ़ा था महापुरुष और अभी हम पढ़ रहे हैं महात्मा। महा प्लस आत्मा अर्थात क्या हुआ, महान है जिसकी आत्मा। और किसकी महान आत्मा होती है, महान आत्मा किसकी होती है, जो अच्छे लोग होते हैं उनकी महान आत्मा होती है। तो इसमें भी क्या समास हो गया हमारा, महा प्लस आत्मा, इसमें हमारा बहुव्रीहि समास हो गया। क्यों, क्योंकि किसी ना किसी का तीसरा अर्थ यह निकल रहा है कि महान है जो आत्मा, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो गया। तो इस प्रकार से हमारे ये 6 समास जो 6 समास हमारे होते हैं 6 कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो एक बार छोटा सा अपन रिकैप देख लेते हैं इसका, कि हमने सबसे पहले पढ़ा था समास। समास किसे कहते हैं, जब अपन शब्दों को मिलाते हैं, हमेशा याद रखो वर्णों को नहीं शब्दों को, जब हम शब्दों को मिलाकर के कोई एक सार्थक अर्थ प्रकट कर देते हैं ना तो वह समास हो जाता है। फिर हमने उसके बाद में एक चीज पढ़ी कि समस्त पद, कि पद किस प्रकार से, पद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पद का मतलब ही शब्द होता है। ठीक है, पद को शब्द भी कहते हैं और शब्द को पद भी कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा समस्त पद। समस्त पद में हमने पढ़ा कि हम पहले उसको हिंदी में पूरा सार विश्लेषण कहते हैं, उसके बाद में हम उसको संक्षिप्त कर देते हैं। जैसे 3 है नेत्र जिसके, तो बन गया क्या, त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र बन गया तो वो संक्षिप्त हो गया। उसके बाद में हमने पढ़ा समास विग्रह। विग्रह का मतलब क्या बताया मैंने, अलग होना। अब विग्रह का मतलब अलग होता है तो वही कि उसको अलग कर दिया गया। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, पाठशाला, पाठ प्लस शाला, भोजनशाला, भोजन प्लस शाला, औषधालय, औषध प्लस आल्य। तो इस प्रकार से इनको हम अलग अलग